जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। आइए कुछ और जानकारी आपको यहां पर प्लाज्मा पर दिखा रहे हैं कि किन किन पार्टियों ने ये मांग की है। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और डीएमके, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। नीतीश की अगुवाई में 10 अन्य दलों के नेता पीएम से जातिगत जनगणना की मांग को दोहराएंगे और इस बैठक पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जातिगत जनगणना की मांग आज पीएम से मुलाकात होगी और नीतीश कुमार की अगुवाई में, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये बैठक होने जा रही है। उनके साथ ही उनके विरोधी तेजस्वी यादव, जो कि नेता विपक्ष हैं बिहार के, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो इस बैठक में आज शामिल होंगे। विजय कुमार चौधरी जेडीयू से हैं, बिहार में मंत्री है। जनक राम, ये भी बीजेपी से है, बिहार के मंत्री हैं। तो आज जो पीएम मोदी से बैठक होनी है, जो मुलाकात होनी है, उसमें कौन कौन से वो चेहरे होंगे वो आपको दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, पूर्व सीएम हैं बिहार के। तो वो अगला चेहरा कौन सा है? मुकेश साहनी का वो चेहरा है, वीआईपी से है, बिहार के मंत्री हैं। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर इस बैठक में ये तमाम चेहरे शामिल होंगे। दूसरा चेहरा है अजीत शर्मा, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं। सूर्यकांत पासवान सीपीआई से विधायक हैं, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही अजय कुमार सीपीएम से विधायक हैं। महबूब आलम सीपीआई एमएल के विधायक हैं। अख्तरुल इमान एआईएमआईएम से विधायक हैं, ये भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। 11 बजे ये बैठक होने वाली है। मंत्री जी ने समय मांगा था इस मुद्दे को लेकर के और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज समय भी दी है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के मंडल में मैं भी शामिल हूँ और मुख्यमंत्री जी की मांग जो प्रधानमंत्री के सामने आएगा, प्रधानमंत्री जी ने उस पर विचार करेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय होगा हम सबका मान्य होगा। तो जातीय गणना 1931 में हुआ था, उसके बाद आज तक जातीय गणना हुई नहीं। और जातीय आधार पर देखेंगे आप कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर होकर के अभिशप्त जीवन व्यतीत करने के लिए कमजोर जातियों के लोग बाध्य हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो। और चलिए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही हिमांशु मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 11 बजे ये बैठक होनी है और नीतीश कुमार की अगुवाई में ये बैठक होने जा रही है। 10 अन्य दल भी शामिल होंगे। क्या लग रहा है कि आज की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक है और नीतीश कुमार के साथ जो 10 राजनीतिक पार्टियों के 11 नेता हैं वो सभी जाकर के मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही इस बात को लेकर के अपनी जो भावना है उसको उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जाति आधारित जनगणना अगर होगी तो उसके आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो दूसरी अन्य जातियां हैं उनके बारे में सही सही जानकारी मिल सकेगी और उसके बाद अगर ये तथ्य सही तरीके से होंगे तो उनके लिए विकास कार्यों में किस तरीके से आगे कदम बढ़ाने हैं आपको रोक रही हूं, कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, वो दर्शकों को तस्वीरें दिखा देंगे। ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो नेता है जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह 11 बजे मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जिनकी तस्वीरें हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाई थी। जीतन राम मांझी को भी आपने देखा, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में होने जा रही है, लेकिन 10 अन्य दलों के 11 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। जी जितेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, जो 11 नेता इसमें शामिल हो रहे हैं उन सभी नेताओं में से जो नीतीश कुमार सभी नेताओं को लीड कर रहे हैं, 11 बजे के आसपास वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि 1931 के बाद जाति आधारित जो जनगणना है वो नहीं हुई है। अगर ये आंकड़े सही तरीके से आएंगे, 2021 में जो जनगणना हो रही है उसमें अगर इसको लेकर के आगे कदम बढ़ाए जाएंगे तो सही तरीके से जो सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक तौर पर जो अलग अलग जातियां हैं उनका किस तरीके से विकास हुआ, एक तरीके का खाका मिल सकेगा और उसके आधार पर उनके लिए विकास कार्यों में कदम बढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके की दलील नीतीश कुमार की तरफ से भी दी गई है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उनकी तो बहुत पुरानी मांग है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री के सामने ये सारा जो डेलीगेशन जा रहा है, 11 बजे मीटिंग में प्रधानमंत्री सभी जो अलग अलग पक्ष के लोग हैं उनकी बातें सुनेंगे और सुनने के बाद फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। ये बात नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में लिखित जवाब गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया था। उसमें साफ तरीके से कहा गया कि SC ST के अलावा जो दूसरी जातियां हैं उनके जाति आधारित जनगणना पर अभी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। तो एक तरफ वहां साफ भी कर दिया गया है। अब इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार अपने कदम बढ़ा रहे हैं और देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री इस पर किस तरीके से आगे कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि लगातार जो राज्य सरकारें कई दूसरी हैं उनकी तरफ से भी मांग की गई, महाराष्ट्र की तरफ से, उड़ीसा की तरफ से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में सरकार के सामने एक ये मुद्दा है और इस मुद्दे को किस तरीके से सरकार आगे बढ़ाती है ये देखना होगा। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के साथ उनके विरोधी तेजस्वी यादव का इस मुद्दे पर साथ खड़े रहना ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देता है। जितेंद्र। बिल्कुल, तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिहार में अलग अलग तरीके के मुद्दे आए, उन मुद्दों को लेकर के उन्होंने सरकार की एक तरीके से खिंचाई की। लेकिन ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर बहुत सारी पार्टियां, खासतौर पर जो RJD नेता हैं उनकी तरफ से एक साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं वो भी बिहार से जुड़े हुए, वो भी इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 1931 के बाद इस तरीके से कदम नहीं बढ़ाया गया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसमें कितना प्रतिशत बदलाव हुआ है, कितनी जातियां जो हैं उसमें उनकी संख्या कितनी बढ़ी है, कितनी संख्या कम हुई है, ये तमाम चीजें जानना चाहते हैं। इसका राजनीतिक पहलू भी है एक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, बिहार में जिस तरीके से लोग इस बात को लेकर के पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में अब आज प्रधानमंत्री इस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद किस तरीके के कदम बढ़ाते हैं ये देखना हो। यूपी के पूर्व CM कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार है। अलीगढ़ से पार्थिव शरीर के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकल गई है और बुलंदशहर के नरौरा में गंगा किनारे अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, कल्याण सिंह का निधन लखनऊ के SGPGI अस्पताल में शनिवार को हुआ था। आंखें नम हैं, शोक की लहर है। बीजेपी के कल्याण की विदाई की आज आखिरी बेला है। आज अनंत में विलीन हो जाएंगे राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह। नरौरा में गंगा किनारे पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी के लिए इस शून्यता को भरना आसान नहीं। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज तक से बातचीत में कल्याण सिंह के बेटे और बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने बताया कि अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं आनंदीबेन पटेल और उमा भारती भी शामिल होंगी। MP के CM शिवराज सिंह भी गम के इस मौके पर परिवार के साथ आखिरी यात्रा में शामिल होंगे। नरौरा में अंतिम संस्कार होगा, जिसमें रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, 2 गवर्नर आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह का मतलब क्या था, इसका अंदाजा PM मोदी के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना
जीवन मंत्र बनाया। यूपी की सियासत की धुरी थे कल्याण सिंह, जिनके दम पर बीजेपी ने सत्ता भी हासिल की और शोहरत भी। राम मंदिर आंदोलन के जरिए यूपी की सियासत का पूरा गणित ही बदल दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। कौन लोग जो है भीख मांगते हैं, कौन समाज से आते हैं, कौन लोग जो है आपके जो है ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो है भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविजन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जाति जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए, क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा, उससे पैदा होगा। तब तो भाई अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर जो है लगभग जो है 11% के पास जो है 90% जो है लैंड होल्डिंग है इस देश में, और 90% के पास जो है तकरीबन जो है 9% ही है। तो अगर ऐसा होगा तो अमीर और गरीब में भी तनाव होगा, लेकिन आंकड़ा तो हमारे सामने है, ऐसा कभी तनाव की परिस्थिति तो आई नहीं है, बल्कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। और उस हिसाब से अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी ओबीसी स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है, या गरीब है, आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंटिंग। तो इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बारी सवाल पूछा गया है इसी मॉनसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है। लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे सुशील मोदी का एक ट्वीट आया है इस बैठक से ठीक पहले, और उसमें वो सीरीज ऑफ ट्वीट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी समर्थन करती रही है इसका, कभी विरोध नहीं किया है। तो ये बैठक से पहले सेंसस होता है, बीजेपी कर रही है। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था। उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है, अब देखिए अब सरकार को तो कई फैसले लौटाने भी पड़े। नीट का जो मामला था, जब लोग सड़कों पे दिखे, प्रोटेस्ट कर रहे, नहीं लौटा रहे, किसान वाला नहीं लौटा रहे। अब होता है, लेकिन संघर्ष जारी, कुछ चीजें जल्दी हो जाती है, कुछ चीजें अब लेट हो रहा। कल्याण सिंह अब यादों में हैं, मगर कल्याण सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर की राजनीति के चलते बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी राजनीति के चक्र में सभी दलों के नेता शामिल थे। कर्म, कर्मठता, कुशलता, मानवीय व्यक्तित्व के ये भाव जब एक सूत्र में पिरोए जाते हैं तो सियासत में वो सितारा बनता है जिसे कल्याण सिंह कहते हैं। जैसा नाम वैसा ही काम। वक्त कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, हालात कोई भी हो, राजनीति के इस कर्मयोगी के मन में सिर्फ लोगों के कल्याण का भाव था। यही वजह है कि कल्याण सिंह हर किसी की यादों में बसे हैं। कोई उन्हें संघर्ष की मिसाल बता रहा है, कोई मंदिर आंदोलन का महानायक, और किसी की यादों में वो पिछड़ों के मसीहा हैं, जिनका जीवन लोक कल्याण में ही लगा रहा। उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। कल्याण सिंह का कद हमेशा उनके पद से ऊंचा रहा। हर पार्टी का नेता कल्याण सिंह से अलग जुड़ाव महसूस करता था। यही वजह है कि उन्हें श्रद्धांजलि देने बीजेपी के विरोधी दलों के नेता भी लखनऊ वाले आवास पर पहुंचे और राजनीति में कल्याण सिंह पहचान की कहानी कही।
वो पिछड़े वर्ग के जमीनी नेता भी रहे हैं। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है। कल्याण सिंह का सियासी किरदार राम मंदिर आंदोलन के जिक्र के बगैर अधूरा है। यूपी में कल्याण सिंह के दौर में भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदली। 1991 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सक्रिय हो गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल्याण सिंह ने मुरली मनोहर जोशी और दूसरे नेताओं के साथ अयोध्या का दौरा किया। ये दौरा 1990 में कार सेवकों पर मुलायम सरकार द्वारा चलवाई गई गोली पर मरहम लगाने की कोशिश थी। सहयोग था, कल्याण सिंह तब मुख्यमंत्री थे, नहीं भेजी पुलिस तो थे। मुलायम सिंह कह चुके थे कि हम परिंदे भी वहां पर नहीं मार पाएगा, हमारी पुलिस इतनी जोरदार काम करेगी, परिंदा भी नहीं पर मार पाएगा बाबरी मस्जिद में। लेकिन कल्याण सिंह ने आते ही तय कर लिया कि कार सेवक शांतिपूर्वक रहेंगे, उन पे कोई लांछन नहीं लगना चाहिए, वो हिंसक नहीं होंगे, तो फिर क्यों पुलिस भेजी जाए। कल्याण सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास को करीब 43 एकड़ जमीन लीज पर दे दी। दावा ये किया गया कि जमीन का विवादित ढांचे से कोई लेना देना नहीं होगा। अप्रैल 1992 से अयोध्या आंदोलन के दूसरे चरण ने जोर पकड़ा। एक तरफ मंदिर मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करने का दबाव था, तो दूसरी तरफ कार सेवक भी आंदोलन को और तेज करने में जुट गए। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आंदोलन भी चलेगा, लेकिन विवादित ढांचे पर आंच नहीं आने देंगे। देखते ही देखते अयोध्या राजनीति का केंद्र में बदल गया। मंडल से पूरा फोकस मंदिर की ओर घूमने लगा। इसकी वजह थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विचारधारा। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 10 अन्य दलों के 11 नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह 11 बजे मुलाकात करने वाले हैं। तमाम नेता अब निकलने शुरू हो गए हैं और ताजा तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक होने वाली है। जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी से नीतीश कुमार की ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात में 11 नेता शामिल होने वाले हैं। ओबीसी हितों से जुड़ा ये पूरा मामला और इसी से जुड़े 2 अहम निर्णय पहले ही मोदी सरकार ले चुकी है, लेकिन कोरोना के कारण अब तक राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस बैठक के लिए तमाम नेता तैयार हैं और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। ये समझने के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, ये बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार इस वक्त देखो और इंतजार करो की रणनीति अपना रही है इस पूरे मसले पर। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार जिस तरीके से आज बिहार का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलकर ये कहने वाला है कि जातिगत आधार पर जो है इस बार का सेंसस हो, जिससे ये पता चल पाए कि आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक आधार पर जो है किन जातियों का कितना विकास हुआ है और क्या उनकी संख्या है, जिससे आगे का जो विकास की राह है वो और तेज की जा सके लोगों के जनजीवन को ऊपर उठाने के लिए। तो ये एक तरीके से ये मांग जो है बिहार की बहुत पुरानी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में इस मांग को लेकर बीजेपी की तरफ से भी जो है एक प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, जनक राम, जो नीतीश कुमार सरकार के अंदर मंत्री हैं। 10 दलों के 11 लोग जो हैं आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी जेडीयू ने प्रधानमंत्री से समय मांगा था जातिगत जनगणना के आधार को लेकर संसद के सत्र के दौरान, लेकिन तब प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था ये पूरा मामला जो है गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय के अंदर आता है, इसलिए आप गृह मंत्री से मुलाकात कीजिए। जेडीयू के प्रतिनिधि मंडल ने जो है मानसून सत्र के दौरान जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके जो है
अपनी बात को रखा था। उसके बाद आज जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का प्रतिनिधि मंडल जो है वो प्रधानमंत्री से मिल तो रहा है, लेकिन देखना यह है कि 1931 के बाद से जो है जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई है और इसीलिए इन सब की ये मांग है कि जातिगत आधार पर जनगणना हो, जिससे सही स्वरूप जो है सामाजिक आधार पर वो सामने आ पाए कि किस जाति का कितने लोग जो है और किस तरीके से इन जातियों के लिए विकास कार्य आगे करने होंगे। ये सारी चीजें जो है आज इस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो रखी जाएंगी, लेकिन देखना यह है कि अभी ये पहला अगर कहें कि इस तरीके की डिमांड तो अलग अलग पार्टियों की तरफ से की गई है, लेकिन राज्य स्तर पर किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहला डेलीगेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहा है। क्या इसके बाद अन्य राज्यों की तरफ से भी इस तरीके की मांग आती है? उसके आधार पर ही जो है वेट एंड वॉच की स्थिति अभी तो है सरकार की, लेकिन उसके बाद जो है अगर मांग आती है तब सरकार क्या कदम उठाएगी उसको लेकर जरूर इस वक्त सरकार अपनी चर्चाएं कर रही है, इंटरनल मिनिस्ट्री भी और सरकार के अंदर मंत्रियों के साथ भी। जी हिमांशु बने रहिए आप हमारे साथ। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे पर, आपको सुनाते हैं। देखिए, जातीय जनगणना जो है बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और 1931 में जो है लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफ़ी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। आखिर एक साइंटिफिक एक डेटा आपके पास सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे और आंकड़ा जब सामने आएगा तो जो क्लियर पिक्चर जो है वाकई में जो स्थिति जो है कि भाई कौन लोग जो हैं भीख मांगते हैं, कौन समाज से आते हैं, कौन लोग जो है आपके जो है ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो हैं भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविजन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जाति जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा, उससे पैदा होगा। तब तो भाई अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर जो है लगभग जो है 11% के पास जो है 90% जो है लैंड होल्डिंग है इस देश में और 90% के पास जो है तकरीबन जो है 9% ही है। तो अगर ऐसा होगा तो अमीर और गरीब में भी तनाव होगा, लेकिन आंकड़ा तो हमारे सामने है, ऐसा कभी तनाव की परिस्थिति तो आई नहीं है, बल्कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर और उस हिसाब से अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी ओबीसी स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है या गरीब है। आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंट, इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बारी सवाल पूछा गया है इसी मानसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है। लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है, तो कराना चाहिए। यूपीए की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था। उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव का ये कहना है कि डेटा की कमी होने की वजह से पिक्चर अभी तक साफ नहीं हो पाई है और उम्मीद है कि इस पर अब एक फैसला सामने आ सकता है। जातिगत जनगणना की मांग सिर्फ बिहार से नहीं हो रही है, कई अन्य राज्यों की सियासी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उछाला है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके सहारे जाति आधारित राजनीति को नई दिशा मिल सकती है। लिहाजा कई सियासी पार्टियां जातिगत जनगणना के बहाने ओबीसी का आंकड़ा जानना चाहती है। दलील दी जा रही है कि इससे उन जातियों के कल्याण में मदद मिलेगी। बिहार चुनाव में जाति का दम दिखा है। यूपी चुनाव में भी जाति का दम दिखा है।
और ऐसे ही कई अन्य राज्यों में भी सियासी दलों ने जाति का कार्ड खेलकर खुद को विरोधी से 20 साबित किया है। यानी जाति का दांव चुनाव में तुरुप का पत्ता साबित हो रहा है। बिहार में आरजेडी ने माई समीकरण बनाया, यानी मुस्लिम और यादव वोट के सहारे पार्टी सत्ता तक पहुंची और अब भी इसी समीकरण का दामन तेजस्वी थामे हुए हैं। जेडीयू के लिए कोयरी कुर्मी का वोट काफी अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक यादव और मुस्लिम रहा है, लिहाजा जातिगत जनगणना की मांग चारों ओर से उठ रही है। इसके पीछे ठोस वजह है। जातिगत जनगणना से सभी राज्यों में अलग अलग जातियों के आंकड़ों की जानकारी मिलेगी। इसका फायदा तमाम दलों को होगा, जो उसी हिसाब से वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। सियासी दलों को जातिगण आंकड़ों की अहमियत पता है। यही वजह है कि देश में जातीय जनगणना की मांग हो रही है। जातिगत जनगणना जब हम कराने की मांग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जात पात की राजनीति कर रहे हैं। आप समझिए कि ये पिछड़ेपन का जो बीमारी है, जो गरीबी की जो बीमारी है, पिछड़ेपन की जो बीमारी है, जो अंतिम पैदान पे जो सोसाइटी समाज हमारा खड़ा है, ये उसकी उन्नति और उत्थान के लिए आपको सही में आपको जानना पड़ेगा। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए आपको बीमारी का पता करना पड़ेगा। नीतीश से तमाम मुद्दों पर खुलकर मतभेद रखने वाले तेजस्वी कुछ दिन पहले ही उनसे मिले थे। पटना में सीएम आवास पर दोनों में लंबी बातचीत हुई थी। तभी तस्वीर साफ हो गई थी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब बिहार में जेडीयू और आरजेडी में एक मत है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी, तो यूपी में अखिलेश यादव, मायावती और अनुप्रिया पटेल जातिगत जनगणना के समर्थन में बोल चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पंकजा मुंडे और रामदास आठवले भी इसकी हिमायत कर चुके हैं। जिला का किसी राज्य का जो भी योजना बनती है उसके ये जो है जनसंख्या है उसके आलोक में बनती है, और जब वहाँ बनती है तो जातिगत भी हिसाब देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अति पिछड़ा है, ये सब की क्या आबादी है, कितना दिया जाए, तो उस हिसाब से जब योजनाओं का आवंटन होता है तो जाहिर सी बात है कि जनगणना का आवश्यक है। अब आज प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के नेताओं की अहम मुलाकात होने जा रही है। इसमें नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव, बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, जनक राम, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, सीपीआई के सूर्यकांत पासवान, सीपीएम विधायक अजय कुमार, सीपीआई एमएलके महबूब आलम और एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान मिल रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार कतई जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। 20 जुलाई को ही सरकार लोकसभा में इसकी जानकारी दे चुकी है। ऐसे में अब पीएम के साथ बिहार के नेताओं की बैठक के खत्म होने का इंतजार है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। काबुल पर काबिज होने के बाद से तालिबान दुनिया के सामने अफगानिस्तान के हालात को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने अफगान लोगों से देश के भीतर ही रहने, काम पर लौटने की अपील की है। हालांकि लोगों को तालिबान पर यकीन नहीं है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की वही तस्वीर जो पिछले एक हफ्ते से सामने आ रही है। तालिबान के डर से किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में लोगों का सैलाब काबुल एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रहा है। बीच में तालिबानी आतंकियों की तरफ से गोलियां चलने की आवाजें भी आती हैं। ऐसी ही फायरिंग की वजह से अक्सर यहां भगदड़ मची है। कल इसी तरह एक भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। The reports that you mentioned, and also we sadly know that at least 7 people died in the crowds yesterday, and we send our condolences to their families. It was
just unimaginable the circumstances that people were trying to queue in yesterday. काबुल एयरपोर्ट का पूरा मंजर खौफ और चिंता में डालने वाला है, लेकिन तालिबानी आतंकियों की कोशिश है कि दुनिया के सामने अफगानिस्तान की अच्छी तस्वीर जाए। अफगान छोड़कर भाग रहे लोगों से तालिबान ने अफगानिस्तान में रहने और काम पर लौटने को कहा है। Our leadership and elders have earlier announced amnesty through national and international media outlets. So my message to them is stay inside the country. We have no personal problem with anyone. Amnesty has been given to all government officials, so they should honestly serve the country. Afghans will have no honor and respect in other countries. They have in their own country. We are asking them not to leave the country. They will be secure. लेकिन तालिबान का दागदार अतीत और काबुल में तालिबानी आतंकियों की करतूतों को देखते हुए किसी को भी तालिबान पर रत्ती भर यकीन नहीं है। دو شب درست شده که ما نه هف داریم نه بخت داریم که موبایلای ما را چارج بانیم. بسیار حالت ما خراب است. نه اینجا شب هم تیر کردیم روز هم تیر کردیم. بسیار حالت ما وخیم است. هیچ کس نیست که از آن ما پرسان کنه. तालिबान के खौफ में पूरा काबुल सहमा सहमा नजर आ रहा है। मजबूरी में लोग दुकान खोल रहे हैं, जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए घर से निकल रहे हैं। इन तस्वीरों के दम पर तालिबान काबुल के हालात सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सड़क पर जगह जगह पेट्रोलिंग करते तालिबानी आतंकी 20 साल पुरानी खौफनाक यादों को ताज़ा करते रहते हैं। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को जिस मौके की सालों से तलाश थी, उसे वो मौका अब जाकर हाथ लगा है। तालिबान में उसे भविष्य के लिए अपार संभावनाएं दिख रही हैं और ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। तबाह हो रहा है अफगानिस्तान। तालियां पीट रहा है पाकिस्तान। Pakistan wants to be a partner in peace. अफगानिस्तान में लोकतंत्र लहूलुहान हो रहा है। पाकिस्तान में तालिबान का गुणगान चल रहा है। पूरी दुनिया अवाक है, सदमे में और सन्नाटे में है। अफगानिस्तान से आ रही भयावह तस्वीरें विचलित करती हैं। बेचैन है ये देखकर कि एक मुल्क किस तरह आतंकियों के चंगुल में फंसता चला जा रहा है, किस तरह अफगानिस्तान में मजलूम महिलाएं और मासूम बच्चे तालिबानी तंत्र से तबाह हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तो मौजा ही मौजा है। उसकी तो जैसे बम्पर लॉटरी निकल आई हो। तालिबान रूपी आपदा में पाकिस्तान को अवसर नजर आ रहा है। चौधरी बनने की चाहत उछाल मार रही है। There is no military solution. If there was one, you couldn't find it in 20 years. So, listen to Pakistan. Stop scapegoating Pakistan. Pakistan wants to be a partner in peace. Pakistan can be the most trusted interlocutor in this evolving situation. जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान के प्रवक्ता की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा रखी है। जिस अंदाज में और जिस बेशर्मी से वो तालिबान वंदना कर रहे हैं, उसे देखकर तो खुद तालिबान भी शर्मा जाए। How confident are you that the Taliban are going to form a government which is going to be inclusive? They're going to make sure that all the rights of women and other minorities are respected, and are you urging them to do so? I cannot predict the future, but where I am clear is we want an inclusive government. We want a government in Afghanistan which respects human rights. I think the initial statements that are coming out from the leadership are indicative of a new approach. We should encourage that. We should encourage the moderate element. तालिबान के नाम शाह महमूद कुरैशी का ये प्यार भरा पैगाम यूं ही नहीं, तालिबानियों ने उनका मान, सम्मान, रुतबा, दर्जा सब बढ़ा दिया।
ऐसी खबर है कि शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान जाने वाले हैं। तालिबान से सरकार गठन पर उनकी बात होने वाली है। तालिबान विरोधी ताकतों को साथ मिलाने में भी वो सहयोग करेंगे। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान राज के पहले राजकीय अतिथि यानी स्टेट गेस्ट होंगे। जब इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो नजरें झुकी जाती हैं, जुबान नरम हो ही जाती है। आतंक में भी अमन का आकाश दिखने लगता है। What I'm saying is, they also want peace. How do you know? Because in the interactions we've had. अफगानिस्तान के हालात बदलते ही पाकिस्तान के ख्वाबों को जैसे पर लग गए हों। कश्मीर में तो दाल गल नहीं पाई, काबुल में उम्मीदें फूट रही हैं। इमरान खान ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबानी राज में उसकी कूटनीतिक अहमियत फिर से स्थापित हो जाए। तालिबानी राज में अफगानिस्तान का वो स्वयंभू पैरोकार बन जाए। तालिबानी राज में उसका वही दर्जा हो जो लोकतांत्रिक सरकारों में भारत का था। तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर वो भारत, खासकर कश्मीर में मुश्किलें खड़ा करना चाहेगा। अफगानिस्तान से रिश्ते बढ़ाकर वो व्यापारिक हित भी साधना चाहता है। चीन, पाकिस्तान और अब तालिबान की तिकड़ी से वो दक्षिण एशिया में दबदबा बढ़ाना चाहेगा। याद करिए तालिबान के कब्जे पर इमरान खान का वो पहला बयान जिसमें कश्मीर पर पाकिस्तान की बदनीयती की बू आ रही थी। The political settlement is looking difficult right now, and it's looking difficult right now because the Taliban are refusing, and we tried. I tried to persuade the Taliban. This is months back, 3 or 4 months back. The Taliban senior leadership came here, and we tried to persuade them to come to some sort of a political settlement. The only thing that would stop Afghanistan from descending into anarchy is a political settlement. तालिबान को तन मन धन से पाकिस्तान का सहयोग जारी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री काबुल जा रहे हैं। उससे पहले ही काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के हाथों में दी जा चुकी है। खलीलुर रहमान हक्कानी ने तालिबान का कील काटा दुरुस्त करने का जिम्मा उठा लिया है। नॉर्दर्न अलायंस से समझौते का बोझ भी उन्हीं के कंधों पर है। हक्कानी का ये ताजा वीडियो उसी की मुनादी कर रहा है। हक्कानी कह रहा है कि अहमद मसूद ने हाथ मिलाने की पहल की है, तालिबान से फोन पर बात की है। इस वीडियो के बाद हक्कानी के पंच बनने पर कोई प्रश्न नहीं रह जाता और पाकिस्तान का तो कहना ही क्या। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।